Hello students. In previous video, we started the chapter 6 Understanding our Criminal Justice System where we studied about the story. लास्ट में वीडियो में हमने एक स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था कि एक शांति नाम की जो मैड सर्वेंट है उसको किस तरीके से उसके जो मालिक है वो चोर ठहराते हैं, उनके वहाँ चोरी होने पर उसको किस तरीके से चोर ठहराते हैं और चोर ठहराने के बाद किस तरीके से उसको न्याय मिलता है। तो उसमें एक पुलिस की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और डिफेंस लॉयर की, जज की क्या भूमिका रही वो सब हमने समझा था। अब अलग अलग रूप में हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, कि पुलिस का क्या रोल होता है। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। तो एक सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है पुलिस का वो होता है जांच करना। An investigation includes recording statements of the witnesses and collecting different kinds of evidence. Investigation में include है witness गवाहों के statements को रिकॉर्ड करना, गवाहों ने जो बयान दिए उनको रिकॉर्ड करना, एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस और दूसरे सबूतों को इकट्ठा करना। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ओपिनियन, और इन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस अपना ओपिनियन डिसाइड करती है। इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स ऑफ द गिल्टी ऑफ द अक्यूज पर्सन देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट, और जो एविडेंस उसको मिलते हैं पुलिस को उसके आधार पर वो देखती है कि पर्सन, जो आरोपी पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं है, और उसके बेसिस पे वो कोर्ट में चार्जशीट देती है। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पुलिस का काम ये डिसाइड करना नहीं है कि अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है और नहीं है, गिल्टी मतलब अपराधी है या नहीं है, ये काम उसका नहीं, उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में भी उसको अगर लगता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सही आरोप है तो वो उनको अरेस्ट करके चार्जशीट देते हैं। कई बार फ्रॉड केसेस भी होते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में उनको लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो उनको अरेस्ट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में नहीं देते हैं। पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज police investigation always have to be conduct in accordance with the law and with full respect of human rights। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग होती है और ह्यूमन राइट्स के रेस्पेक्ट को लेकर होती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेट डाउन गाइडलाइन दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दे रखी है, कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या फिर उसको हिरासत में लेती है या फिर जांच करती है, इंटरोगेशन करती है मतलब पूछताछ करती है, तो उसको कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के पास ये बिल्कुल अधिकार नहीं है वो किसी को परेशान करे, किसी को मारे या फिर उसको गोली चलाकर मार दे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को मारे, पीटे या फिर शूट आउट कर दे। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर अ पिटी ऑफेंस। वो छोटे से छोटे अपराध के लिए भी किसी को दंड देने का अधिकारी नहीं है। पुलिस का काम दंड देने का नहीं है, पुलिस का काम है उनको पकड़ने का, जो आरोपी हैं उनको पकड़ने का, सजा देने का काम कोर्ट का होता है। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrest person the following fundamental rights। Article 22 जो क्रिमिनल लॉ गारंटी एवरी अरेस्टेड पर्सन, मतलब आर्टिकल 22 में अरेस्ट पर्सन के जो राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया। फंडामेंटल राइट्स है अरेस्ट पर्सन के। द राइट टू बी इन्फॉर्म at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested। जब उसके पास अरेस्ट, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये अधिकार है कि उसको जब अरेस्ट किया जाए तो उसको बताया जाए कि उसको किस अपराध के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। The right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest। उसके पास ये अधिकार है कि उसको अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और
इन कस्टडी, उसके पास ये अधिकार है कि उसके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको मारा पीटा जा सकता है। कस्टडी में जब वो हिरासत में है तो उसके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता, ये उसका फंडामेंटल राइट है। Confession made in the police custody cannot be used as a evidence against the accused। और कन्फेशन जो कि कह सकते हैं हम कि पुलिस हिरासत में जो जुर्म कबूल करना है या उनका जो जुर्म इकबालिया बयान जो है, कन्फेस करना मतलब अपनी स्वीकार कर लेना, कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में अगर वो अपराध को स्वीकार कर लेते हैं तो वो एविडेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा किया जाता तो हो सकता है उसको किसी तरीके से परेशान किया गया हो, उसको अकेले में कुछ टॉर्चर किया गया हो और उसके बाद उससे ये कन्फेस करवाया गया, उसके बाद उससे ये स्वीकृति ली गई हो कि उसने ये अपराध किया है, तो पुलिस कस्टडी में अगर कोई भी ऐसा बयान दिया जाता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है, एज ए एविडेंस उसको नहीं यूज़ किया जाता है। A boy under 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। 15 साल से छोटे बच्चे या फिर वुमेन को सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए, पूछताछ के लिए, सवाल पूछने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता है। इसके बाद आता है डीके बासु गाइडलाइन। अब ये डीके बासु गाइडलाइन जो है वो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेट डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसी हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन ऑफ एनी पर्सन। मतलब ये डीके बासु गाइडलाइन वो गाइडलाइन है जिसमें कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, एक प्रोसीजर है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के समय जो पुलिस को और एजेंसियों को, दूसरी किसी एजेंसी को जो प्रोसीजर यूज़ करना होता है, जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है, उसके बारे में जो गाइडलाइन दी गई है उसको डीके बासु गाइडलाइन कहते हैं। उनमें से कुछ है जैसे कि द पुलिस ऑफिशियल हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। मतलब जो पुलिस ऑफिसर उनको पकड़ने जा रहा है, उनको अरेस्ट करने जा रहा है, इंट्रोगेट करने जा रहा है या फिर पूछताछ के लिए जा रहा है, उसकी ड्रेस जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए और उसके ऊपर उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका पहचान जो है, उसके पद का नाम जो है, उसका जो नाम है वो क्लियर लिखा होना चाहिए। A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest। एक मेमो तैयार किया जाता है, एक कह सकते हैं मेमो बनाया जाता है, अरेस्ट वारंट जिसको कहा जा सकता है कि एक अरेस्ट कर किस समय अरेस्ट किया गया है, उनको कहाँ से अरेस्ट किया गया है, वो पूरी डिटेल बनाई जाती है। इट शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड attested by at least one witness who could include a family member of a person arrested। वो कम से कम एक व्यक्ति के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मतलब कि वो जो मेमो बनाया जाता है उसमें जिसमें ये लिखा जाता है किस समय और किस जगह से उसको अरेस्ट किया गया है, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो सत्य है। वो चाहे उसके फैमिली मेम्बर भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड। और वो अरेस्ट मेमो उसके द्वारा, जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा भी साइन किया जाता है। द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर्स। जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये अधिकार है, या जो जिस पर्सन को हिरासत में लिया जा रहा है या जिस पर्सन से पूछताछ की जा रही है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या किसी भी वेल विशर को इन्फॉर्म कर सकता है। वन अ फ्रेंड और relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest। और अगर जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके फ्रेंड, रिलेटिव या वेल विशर जो है डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं तो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को उनको ये इन्फॉर्म करना होता है कि उनको अरेस्ट कहाँ से किया गया है, किस टाइम पे अरेस्ट किया गया और कहाँ पर उनको हिरासत में रखा गया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कि FIR कहा जाता है। तो यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ an FIR that the police can begin their investigation into a crime। और जब FIR लिखी जाती है, FIR का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद पुलिस जो है क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करना शुरू करती है।
The law state that it is compulsory for an officer in a charge of police station to register an FIR whenever person gives information about a congenital offense. कानून में कहा गया है कि किसी भी कॉन्जिबल ऑफेंस मतलब ऐसा अपराध जिसके लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, जो वो अपराध जिसमें कि पुलिस बिना किसी कोर्ट के आदेश के भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, कि अपराध की सूचना मिलने पर थाने में के जो भी प्रभारी अधिकारी है को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। मतलब ऐसा अपराध जिसके लिए तुरंत एक्शन लेना हो, इस तरीके के अपराधों के लिए जो पुलिस स्टेशन पे जो भी पर्सन है, अधिकारी है, उसको तुरंत एफआईआर लिखनी चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस इधर ऑरली और इन राइटिंग। ये जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को ओरली या फिर राइटिंग में दी जा सकती है। द एफआईआर यूजुअली मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस। एफआईआर में नॉर्मली जो है वो डेट लिखी जाती है, किस टाइम लिखा जाता है, प्लेस लिखा जाता है जहाँ पर कि अपराध हुआ है, किस वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। Details the basic facts of the offense, including a description of the events. If known, the identity of the accused person and witness is also mentioned. अगर किसी उस अपराधी की बारे में जानकारी है तो उसके बारे में भी लिखा जाता है, और विटनेस है तो गवाहों के बारे में भी उसमें लिखा जाता है। द अफेयर ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट। और जिसने कंप्लेंट लिखी है, शिकायत दर्ज कराई है, उसका नाम और पता भी लिखा जाता है। देयर इज अ prescribed form in which the police register an FIR and it is signed by the complainant. ये एक प्रिस्क्राइब, एक पूरा जो कह सकते हैं कि पुलिस के पास एक खास तरह का फॉर्म होता है जिस पे शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं, और उसके साथ ही उस रजिस्टर में जो शिकायत करने वाला है उसके सिग्नेचर भी कराए जाते हैं, और उसी पूरे खास फॉर्म में पूरी डिटेल लिखी जाती है। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ द लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस। और जो शिकायत दर्ज करने वाला है उसके पास ये अधिकार है कि वो एफआईआर की कॉपी पुलिस से ले सकता है। वॉट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील का क्या रोल होता है? जैसा कि हमने उसमें देखा था कि जो सरकारी वकील थे उनका क्या रोल था, उन्होंने शांति से क्वेश्चंस किए थे, मिसेस सिंधे से क्वेश्चन किए थे, तो ये रोल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। द क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उसको पब्लिक के विरुद्ध माना जाता है। मतलब जो भी, अगर कोई भी गलत काम हुआ है स्टेट में या देश में, कोई भी गलत काम हुआ है तो वो पूरे पब्लिक के खिलाफ माना जाता है। मतलब वो पूरे स्टेट को ही चोरी हुई है तो वो चोरी जो अपराध है वो पूरे स्टेट के खिलाफ माना जाता है। इसलिए जब ये केसेस लिखे जाते हैं तो अपराध में जिसके साथ में अपराध हुआ था उसका नाम ना लिख के पूरे स्टेट का लगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था मिसेस शिंदे और शांति, तो इस केस का नाम मिसेस शिंदे वर्सेस मिसेस शांति नहीं लिखा गया था, बल्कि स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम लिखा हुआ था। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमने वहाँ पर केस पढ़ा था लक्ष्मण कुमार का, तो उसमें भी दिल्ली वर्सेस लक्ष्मण कुमार था। मतलब अपराधी और पूरे जिसके भी जहाँ भी ये अपराध हुआ है उस स्टेट का नाम वहाँ पर आता है, मतलब अपराध की जगह, क्योंकि वो पूरे पब्लिक, सभी पब्लिक के खिलाफ माना जाता है। What is meant by this is that it is considered to be have been committed not only against the affected victim but against the society as a whole. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो अपराध है वो ना सिर्फ अफेक्टेड विक्टिम जो कि जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति के साथ माना जाता है, बल्कि ये जो अपराध है वो पूरी सोसाइटी के खिलाफ माना जाता है। The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called State versus Lakshman Kumar and others. Similarly, the above case can be called State versus Shanti Hebram and not Mrs. Sindhe versus Shanti Hebram. In court, it is the public prosecutor who represent the interest of the state.
कोर्ट में जो स्टेट की तरफ से केस लड़ता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सरकारी वकील कहलाता है। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील का जो काम है वो कब शुरू होता है? जब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और चार्जशीट फाइल कर लेती है कोर्ट में। ही शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, उसका इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में कोई रोल नहीं होता है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है उसका काम होता है स्टेट के बिहाफ पर पैरवी करना, स्टेट के बिहाफ पर अपनी कार्रवाई करना। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज हिज हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली। कोर्ट के ऑफिसर होने के नाते उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो इम्पार्शली काम करे एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स, विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू इनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। उनकी ये ड्यूटी है कि बिना पक्षपात के वो सारे जो भी उनके पास एविडेंस है, जो भी उनके पास फैक्ट्स हैं, विटनेसेस हैं, वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें ताकि कोर्ट अपना डिसीजन ले सके। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज? अब न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, जज की क्या भूमिका होती है? अभी हमने देखा कि डिफेंस पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, स्टेट के बिहाफ पर कोर्ट में पैरवी करता है, स्टेट के लिए पैरवी करता है, और जज जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर इन दोनों की ही बातों को सुनकर एक निष्पक्ष जजमेंट देते हैं। द जज इज लाइक एन एम्पायर इन अ गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन ओपन कोर्ट। एम्पायर के रूप में, जैसे एम्पायर की जैसी गेम में भूमिका होती है वैसी ही यहाँ पर होती है, और उसका काम होता है कि मुकदमा जो है इम्पार्शली बिना पक्षपात के हो और ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट का मतलब वो कोर्ट जहाँ पर कि जो अक्यूज पर्सन है, आरोपी है, आरोपी का कोई रिलेटिव है या फिर जो पब्लिक है, वो आकर उस केस की सुनवाई को सुन सकते हैं। The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. जज का काम है कि वो सारे विटनेस को सुने, विटनेसेस को, गवाहों को सुने, और सारे एविडेंस जो प्रेजेंट किए गए उनको देखे, चाहे वो प्रोसिक्यूशन ने, सरकारी वकील ने हो या फिर डिफेंस लॉयर ने जो कि प्रस्तुत किए, उन सबको देखे। द जज डिसाइड्स whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented at in अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। जज का ये काम है कि वो डिसाइड करे कि जो आरोपी पर्सन है वो अपराधी है या नहीं है, इनोसेंट है, मतलब आरोपी पर्सन जो है वो दोषी है या निरपराध है या निर्दोष है। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड, उन सबूतों के आधार पर जो कि उनके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। और अगर आरोपी कन्विक्टेड है, अपराधी ठहराया गया है, तो जज का ये काम है कि उनको सजा सुनाए। ही मे सेंड टू द पर्सन टू द जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ। वो उनको जेल भेज सकते हैं या फिर उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं या दोनों ही कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द लॉ प्रिस्क्राइब्ड। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो लॉ क्या, इसके बारे में क्या सजा प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसके बारे में लॉ में क्या लिखा गया है, कानूनों में उसके बारे में क्या सजा दी गई है, वो उसके आधार पर उनको सजा देते हैं। मतलब आरोपी है या नहीं है ये डिसाइड करने का काम जज का होता है, उनको क्या सजा दी जाएगी ये डिसाइड करने का काम भी जज का होता है। व्हाट इज ए फ्री ट्रायल? फ्री ट्रायल का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष सुनवाई का क्या होती है? मतलब निष्पक्ष सुनवाई का मतलब क्या है? तो निष्पक्ष सुनवाई के लिए हम अगर एक वापस इस स्टोरी पर चलते हैं जो कि शांति और मिसेस सिंधे की है, तो जहाँ पर हमने देखा कि अगर शांति को जो चार्जशीट की कॉपी है वो नहीं दी जाती, उसको वकील नहीं दिया जाता, उसको ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती, तो क्या जो उसको जजमेंट मिला वो मिल पाता? नहीं, उसको वो जजमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि उसे यही नहीं पता होता कि उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। उसे यही नहीं पता होता कि भाई उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो अपनी बात उस जज के सामने नहीं कह पाती अगर वो बात ओपन कोर्ट में नहीं। तो जो फ्री ट्रायल है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ दिस हैड हैपन देन इट वुड बी केस ऑफ अनफेयर ट्रायल। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती कि उसको
ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको पब्लिक डिफेंस लॉयर नहीं मिलता, उसको चार्जशीट की कॉपी नहीं दी जाती, तो ये फ्री ट्रायल नहीं कहलाता, एक निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहलाती। This is because for a trial to be free, several different procedures have to be observed. और इसलिए ज़रूरी है एक फ्री ट्रायल होने के लिए, एक फ्री सुनवाई, एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रोसीजर्स को अपनाया जाता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। जो आर्टिकल 21 है, जिसमें राइट टू लाइफ का अधिकार दिया गया है, जिसमें व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, वो सिर्फ तभी छीना जा सकता है जबकि वो कानूनन रूप से सही माना जाता है, तभी उसके जीवन जीने के अधिकार को छीना जा सकता है, वो भी लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू। एक कह सकते हैं सही प्रोसीजर जो है उसके थ्रू ही उसके जीवन जीने के अधिकार का हरण किया जा सकता है। अ फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। Let us now return to the Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential element of the free trial. Firstly, Shanti was given a copy of charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her. शांति को वो चार्जशीट दी गई, उसको वो सारे एविडेंस बताए गए जो कि प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील ने उसके खिलाफ प्रेजेंट किए थे। शांति वॉज चार्ज with the offense of theft that was defined as a crime in the law. The trial was held in a open court in public view. Open court मतलब public view, जहाँ पर पब्लिक भी है, वो भी है, उसके फ्रेंड भी हैं, उसके रिश्तेदार भी है। Her brother Sushil could attend the court hearing. The trial was held in the presence of the accused. Shanti was defended by the lawyer. Shanti's lawyer, advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. अगर शांति का जो लॉयर थे मिसिस रॉय, अगर उनको ये अधिकार नहीं मिलता कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके प्रोसिक्यूशन के गवाहों को, तो भी शांति का के साथ फ्री ट्रायल नहीं होता, मतलब निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति's डिफेंस। और इसके साथ ही अगर वो उन पर्सनस को जो कि इंस्पेक्टर, जो बाद में इंस्पेक्टर आए थे, इंस्पेक्टर शर्मा, उनको प्रेजेंट करने का अधिकार नहीं मिलता, तो भी शांति के साथ में निष्पक्ष सुनवाई की बात नहीं होती। ऑल्दो द पुलिस फेल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, द जज अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट। पुलिस ने उसके खिलाफ चोरी का केस दायर किया था, लेकिन जज जो है उनको लगा कि वो जो इनोसेंट है। इट वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट दैट द शांति वॉज गिल्टी। ये शांति को दोषी ठहराने का काम जो है, ये काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे जिससे वो उसको दोषी ठहरा सके, इसलिए जज को क्या लगा कि वो इनोसेंट है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द judge decide the matter only on the basis of the evidence before the court. The judge did not jump on the conclusion that the Shanti was theft just because she was a poor maidservant. जो जज थे उन्होंने एविडेंस के बेसिस पर अपना निर्णय सुनाया था, ना कि सिर्फ उसकी स्थिति को देखकर कि वो पुअर मेड सर्वेंट है इसलिए वो चोरी कर सकती, इस आधार पर उन्होंने अपना जजमेंट नहीं सुनाया था। इंस्टेंट द जज रिमेन impartial and sees the evidence showed that the some young man and not Shanti was the theft। और जो डिफेंस लॉयर ने एविडेंस दिए थे जिसमें कि कुछ यंग मैन्स जो थे वो चोरी करने वाले थे, वो चोर थे, जबकि शांति चोर नहीं थी। इन शांति's केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन ए फ्री ट्रायल। और शांति के केस में ये तभी संभव हो सका क्योंकि उसको फ्री ट्रायल का, एक निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिला हुआ था। The Constitution and the law both state that all the person that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper manner. What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religion, and ideological background, gets a free trial when accused. इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमने जिन लोगों के बारे में भी जिक्र किया है
संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जज है, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, या चाहे वो डिफेंस लॉयर है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं से के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। The rule of law, which says that everyone is equal before the law, would not make much sense if the every citizen were not guaranteed a free trial by the Constitution। हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसके वो तब तक कोई मतलब नहीं रखता है जब तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर व्यक्ति को जो फ्री ट्रायल की संभावना, अभी फ्री ट्रायल की जो बात कही गई है, अगर वो उसका पालन नहीं होता है तो रूल ऑफ लॉ का भी कोई मतलब नहीं। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ना दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। तो फ्री ट्रायल, जो रूल ऑफ लॉ है, वो तभी संभव है जबकि फ्री ट्रायल का भी प्रावधान संविधान में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस एक केस के माध्यम से हमने देखा कि क्या भूमिकाएं होती है, क्या रोल होता है पुलिस का, डिफेंस लॉयर का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का और जज का। और इसी चैप्टर में हमने फ्री ट्रायल के बारे में भी जाना था। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। रीड द चैप्टर अगेन एंड डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।